सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम, अगर देश के लिए जान भी देनी पड़े तो कदम पीछे नहीं हटेगा। एनएसए के अंदर इन्हें जेल में डाल दिया गया है। बिना कोर्ट ऑर्डर के ही इनके घर की छानबीन की जाती है और इनके लैपटॉप और मोबाइल को छीन लिया है। सरकार जब ये कानून लाई थी तो कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ इस कानून का उपयोग होगा। ये घटना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक डर पैदा करती। जब से नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट हुए तब से हमारे भारत के नेताओं को दिन में जेन जी के नाम से भूत दिखने लगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम, अगर देश के लिए जान भी देनी पड़े तो कदम पीछे नहीं हटेगा। इनका एक एक काम देशभक्ति के गीत गाता है। अगर कहा जाए तो दोस्तों इनके खून में ही देशभक्ति है। लेकिन दोस्तों आज एनएसए के अंदर इन्हें जेल में डाल दिया गया है। 26 सितंबर दोपहर के करीब 12:30 बजे इनके घर में भारी बलों के साथ पुलिस फोर्स आ जाती है। बिना कोर्ट ऑर्डर के ही इनके घर की छानबीन की जाती है और इनके लैपटॉप और मोबाइल को छीन लिया जाता है। इनके परिवार को बिना बताए ही इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और सीधा एयरपोर्ट ले जाया जाता है, जबकि इनकी पत्नी उस समय घर पे नहीं थी। एक इंस्पेक्टर के द्वारा इन्हें बताया जाता है कि उनके पति सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर जेल में उन्हें ले जाया जा रहा है। फ्लाइट लैंड होते ही उनकी बात करा दी जाएगी। सोनम वांगचुक जी की पत्नी बताती हैं कि अभी हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। वो कहाँ है, किस कंडीशन में है, अगर वो हैं तो किस जगह है, अभी हमें कोई अता पता नहीं है। जिस एक्ट के अंदर इन्हें गिरफ्तार किया गया है, सरकार जब ये कानून लाई थी तो कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ इस कानून का उपयोग होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसके खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है? फेमस साइंटिस्ट, इनोवेटर और एजुकेटर, ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने में जिन्होंने भारत का दुनिया में नाम रोशन किया है। न जाने कितने ही अवार्डों से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये घटना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक डर पैदा करती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कैसे सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पूरी की पूरी मशीनरी लगा दी गई है इन्हें बदनाम करने में। मोदी जी को हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की शुभकामनाएं। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोच अब आपको दोस्तों ये भी बता दें कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ऐसा नहीं है एकदम से सिचुएशन आज ये आ गई है। लद्दाख में प्रोटेस्ट पिछले 5 साल से हो रहे हैं। सही सुना आपने। इन प्रोटेस्टों को जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। और दोस्तों गजब तो तब हो गया जब गोदी मीडिया ने भी इनकी कवरेज नहीं की। कहा जाए कि इनकी गलती है तो यहाँ पे इनकी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि जितना काम करने को इनको कहा जाएगा काम उतना ही होगा। अगर फालतू होगा तो पैसे कट कर लिए जाएंगे। हमारे देश की मीडिया का स्तर इतना गिर गया है कि ये नेपाल जैसे देशों से भगाए जा रहे हैं। दोस्तों अभी तक इन्हें कुछ नहीं पता था कि लद्दाख में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्टर हल्के से भड़के, मीडिया ने इन्हें कवरेज करना शुरू कर दिया ताकि इन्हें बदनाम किया जा सके। यहाँ पे दोस्तों ये प्रोटेस्ट आज का नहीं है। पहला प्रोटेस्ट हुआ था सितंबर 2020 में। अमित शाह जी के कहने पर इस प्रोटेस्ट को रोक दिया जाता है और अमित शाह लोगों से मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आपकी सभी डिमांडों को मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन काफी दिन बीतने के बाद भी लद्दाख के लोगों की कोई भी डिमांड पूरी नहीं की गई। फिर दिसंबर 2021, नवंबर 2022 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन नतीजा कोई हासिल नहीं होता है। फिर 2023 में एंट्री होती है सोनम वांगचुक की, जो इन प्रोटेस्टरों को लीड करते हैं। कहते हैं ना, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए। अगर लद्दाख को जो वादा किया गया था, जो आश्वासन दिया गया था, वो अगर पूरा नहीं किया जाता है तो लोगों का लोकतंत्र पर ही विश्वास उठ जाएगा। Climate activist Sonam Wangchuk joined hundreds of people from Ladakh and Delhi seeking statehood and constitutional safeguards for land, jobs and culture under the 6th schedule. इनका पहला प्रोटेस्ट होता है 5 दिन का, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुनती। फिर फरवरी 2023 में इन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। फिर मार्च 2024 में इन्होंने 21 दिन का अनशन किया,
लेकिन सरकार अब भी नहीं सुनती। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है। फिर सितंबर 2024 में इन्होंने 1000 किलोमीटर की पद यात्रा की। लद्दाख से दिल्ली तक ये पैदल गए, लेकिन सरकार ने अब भी नहीं सुनी। नमस्कार, जुले सलाम, ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन। फिर दोस्तों 5 अक्टूबर 2024 को सोनम वांगचुक 16 दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। 16 दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद होम मिनिस्ट्री से एक लेटर आता है कि आओ बातचीत करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर जुमलेबाजी हो गई, कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर दें कि आज तक लद्दाख में जितने भी प्रोटेस्ट हुए और जितने भी अनशन हुए, इन सब की एक ही डिमांड थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए और स्टेटहुड दिया जाए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार 6 शेड्यूल है क्या, क्यों लद्दाख के लोगों के लिए जरूरी है और लद्दाख के लोग क्यों पीछे पड़े हैं इस 6 शेड्यूल के। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इस पे हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 100 बातों की एक बात कहूंगा कि लद्दाख के लोगों के लिए 6 शेड्यूल जिंदगी और मौत का सवाल है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बीजेपी ने अपने खुद मैनिफेस्टो में लिखा था कि पावर में आने के बाद वो लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। देखिए इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने तो खुद अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा था कि पावर में आने के बाद वो लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे, और सालों से यहाँ के लोग भी लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है दोस्तों, बीजेपी ने तो अपने खुद मैनिफेस्टो में लिख रखा था और लद्दाख के लोग भी तो वही मांग रहे हैं, लेकिन इसका शॉर्ट में आंसर है दोस्तों, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, सरकार लद्दाख की जमीन को कारपोरेशन के लिए दे देना चाहती है, यहाँ की पहाड़ियां और यहाँ के जंगल को तबाह करना चाहती है। इसकी भी बात मैंने इस वीडियो में डिटेल में की है। 10 सितंबर से सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक पीसफुली चल रही थी, लेकिन सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती है। फिर 23 सितंबर को हंगर स्ट्राइक कर रहे 2 लोगों की कंडीशन खराब हो जाती है और उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। इस चीज से नाराज हजारों लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और 24 सितंबर को लद्दाख बंद करने का ऐलान करते हैं और एक ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सालों से दबा लोगों का गुस्सा अब जवाब दे जाता है। अब लोग सीधे तौर पर भड़क गए, पुलिस और प्रोटेस्टरों के बीच झड़प होने लगती है, लोग गाड़ियों में आग लगा देते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। लेह में बीजेपी के दफ्तर को भी जला दिया जाता है। अब यहाँ पे पुलिस जो थी वो प्रोटेस्टरों के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है और आंसू गैस के गोले भी छोड़ती है। अब कुछ लोगों का तो यहाँ पे ये भी कहना है कि पुलिस सीधे तौर पर गोली चला देती है प्रोटेस्टरों के ऊपर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और 80 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मारे जाने वालों में से कारगिल वॉर के एक नौजवान भी थे, सिबान थारच, जिन्होंने कारगिल वॉर में 3 महीने तक फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ी। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तानी इन्हें नहीं मार पाए, मारा तो हमारे देश की फोर्सेस ने और हमारे देश की पुलिस ने। यहाँ पे सेवांग थारचिन के पिता का कहना है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना उनके खून में है। वो खुद इंडियन आर्मी के जवान रह चुके हैं और सेवांग थारचिन के बच्चे भी इंडियन आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बड़े होकर वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटे को खोने के बाद अब इनके पिता सरकार से सवाल करते हैं, क्या इस तरीके से हमारी सरकार हमारे साथ करेगी? सोनम वांगचुक सीधे तौर पर मोदी सरकार से ये सवाल करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने युवाओं को नौकरी ना देकर और उनके 5 बार के पीसफुली प्रोटेस्ट को अनदेखा कर खुद ये सिचुएशन को क्रिएट किया है। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, ये से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात। ऐसे में कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता तो प्रोटेस्टरों के पास चला जाता, उनकी बात को समझता और उनकी मांगों को पूरा करता, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। यहाँ पे तो इन प्रोटेस्टरों को ही देशद्रोही घोषित कर दिया। लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता तो यह कहने लगे कि लद्दाख की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है और नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की साजिश हो रही है।
असल में दोस्तों जब से नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट हुए तब से हमारे भारत के नेताओं को दिन में जेन जी के नाम से भूत दिखने लगे। इन्हें हर समय यह डर लगा रहता है कि जो नेपाल में हुआ वो कहीं हमारे देश में ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सरकार का क्या होगा। डर इतना ज्यादा और गलतियां नेपाल वाली। प्रोटेस्टरों की आवाज को दबाना, होम मिनिस्ट्री ने सारी जिम्मेदारी सोनम वांगचुक के ऊपर डाल दी। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिए और उनके भड़काऊ बयान से ही भीड़ उकसी और ये हादसा हो गया, जबकि इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है। जितने भी आप वीडियो सोनम वांगचुक के देखेंगे, ये जो युवा पीढ़ी है इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। तो चाहे हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। वो हमेशा नॉन वायलेंस और पीसफुली रहने की बात करते हैं। कुछ लोग सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। सोनम वांगचुक की देशभक्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1988 में जब सोनम वांगचुक ने देखा कि बाकी रीजन के हिसाब से लद्दाख के बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं, उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख इस्टेब्लिश किया, जिसे हम शॉर्ट में SECMOL कहते हैं। सोनम वांगचुक का ये कदम लद्दाख की एजुकेशन को एकदम बूस्ट कर देता है। कहा जाता है कि दोस्तों इसमें फेलियर बच्चों का ही एडमिशन होता है। यहाँ पर इन बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है और इन्हें तरह तरह की प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है। प्रैक्टिकली इन्हें सोचना सिखाया जाता है। अब धीरे धीरे जो बच्चे स्कूल में फेल हो रहे थे वो अपनी और लद्दाख के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है, लेकिन एक अकेले सोनम वांगचुक ने पूरे लद्दाख का सिस्टम ही चेंज कर दिया। अब सोनम वांगचुक द्वारा शुरू की गई एजुकेशन मुहिम के चलते 1996 में जो बच्चे 95% बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाया करते थे, वो 2024 तक ये नंबर सिर्फ 25% रह गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही वो सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने साल 2020 में चाइना बॉर्डर पर टेंशन के बीच बाइकआउट चाइना की कैंपेनें चलाई थी। और अगर आपको याद हो तो इन्होंने एक नारा भी दिया था कि सेना देगी बुलेट से जवाब और हम देंगे बैलेट से जवाब। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। जरा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं, और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती है। लेकिन अब कुछ लोग इन्हें ही चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। वार इंडिया। दोस्तों आपको बता दें कि सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ देश पे न्यौछावर कर दिया। अगर वो चाहते तो अपने हुनर के दम पर वो दूसरे देशों में अरबपति बने बैठे होते, लेकिन उन्होंने पैसे से ऊपर अपने देश को समझा। अब वीडियो के लास्ट में दोस्तों ये किसी भी देश के लिए बड़े शर्म की बात है जहां पे एक ऐसे इंसान को जेल में डाल दिया गया जिसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है और लोकतांत्रिक कंट्री में ऐसा होना एक चिंता का विषय है। कहना चाहूंगा भारत के लोगों से कि प्लीज इस तरह का अगर कुछ होता है आपके सामने तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। और साथ में भारत के न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस तरह लोकतंत्र का मजाक मत बनने दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।